आप सब पर सलामती हो। अजमल सिराज का लिखा हुआ है, जमी पर आसमां कब तक रहेगा, यह हैरत का मकां कब तक रहेगा, रहेगी गर्मी अनफास कब तक, रगों में खून रवां कब तक रहेगा, हकीकत कब असरअंदाज होगी, खसारे में जहां कब तक रहेगा, बदल जाएंगे ये दिन रात अजमल, कोई ना मेहरबां कब तक रहेगा। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने कल जो इंकशाफात किए, उनके बाद उनके करीबी लोगों के घरों पे छापों की इतलात हैं और ये सहाफती मोतबर जराए रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस जराए भी ये बताते हैं कि उन गिरफ्तार लोगों से नाम देने की बुनियाद के ऊपर ये जराए बताते हैं कि लियाकत चड्ढा की करप्शन, तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात के बयानात के वीडियोस जल्द मार्कशीट के अंदर मौजूद होंगी और करीबी लोगों में उनके रिश्तेदार और सरकारी मुलाजमीन भी शामिल होंगे। इन वीडियोस के बारे में खदशात जो हैं वो बहुत से सहाफत के दरख्शंदा सितारे पहले ही कर रहे हैं। अब इसके अलावा आरपीओ का मामला भी मंजर-ए-आम पे आया कि आरपीओ रावलपिंडी जो है खुर्रम अली, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मौजूद होना था। सिक्योरिटी मामलात के ऊपर जो पीएसएल के सिक्योरिटी मामलात थे उसके ऊपर ब्रीफ करना था, लेकिन जो बाकायदा दावतनामा था, दावतनामे के अंदर आरपीओ का नाम शामिल था, लेकिन आरपीओ साहब उसमें मौजूद नहीं थे और यह मालूम पड़ा कि आरपीओ साहब बरतानिया चले गए। इसमें बहुत वावेला हुआ है। तो तर्जुमान आरपीओ का बयान मंजर आम पे आया और उन्होंने ये कहा है कि आरपीओ साहब ने इलेक्शन से पहले ही दरखास्त दी हुई थी छुट्टी की और वो 16 तारीख को अपनी फैमिली के हमरा 15 रोज की छुट्टी के लिए बरतानिया चले गए हैं। वो 2 या 3 तारीख को वापस आ जाएंगे और ये दावतनामे के अंदर उनका जो नाम शामिल किया गया था उस पर पूछगछ हो रही है। सरकारी तौर पर ये दावतनामा भिजवाया जाता है। पूछगछ किससे करनी है, क्योंकि जो तर्जुमान है, तर्जुमान की तरफ से ये लेटर जारी किया जाता है। अब इस पे एक अजीब सा किस्म का इबहाम है कि वो किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसकी पूछगछ होगी। अभी जो मौजूदा मंजरनामा है जिस पे खदशात का इजहार किया जा रहा था कि जो कमिश्नर रावलपिंडी रहे हैं लियाकत अली चड्ढा साहब, उनकी जगह यूसुफ जप्पा साहब को लगा दिया गया। तो अभी वो लियाकत चड्ढा साहब का क्या निकलेगा। तो अभी इतलात मंजर आम पे आ रही है इंतखाबी धांधली कराने के इल्जाम के बाद बैनुल अक़वामी शोहरत जो जिन्होंने हासिल की है वो पीटीआई के रहनुमाओं और साबिक डीजीआईएसआई के साथ भी बेहतरीन उनके ताल्लुकात रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ बदउनवानी की 11 इंक्वायरीज भी ज़ेर इल्तवा है। इस ज़मन में जब उनकी तरफ से बयान आ चुका है, अब उनके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल होने वाली चड्ढा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने किसी किरदार की तरदीद की है। मामलात से आगाज जराए ये बताते हैं कि उन्होंने इमरान खान की बहन उज़्मा खान के लिए जमीन के हुसूल में अहम किरदार भी अदा किया, जिसे बाद में एक सेटलमेंट में तब्दील कर दिया गया और जिसके बारे में पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट छानबीन कर रही है। सुभान अल्लाह, कि जो कमिश्नर की सीट पे बैठा हुआ था वो इतना ही करप्ट था, तो उस बारे में पहले को मंजर आम पे चीजें क्यों नहीं आ रही थी। और ये भी था कि उनकी जो बहन है, उनके जो शौहर हैं वो शरीक मुल्जिम है, दोनों जमानत पे हैं और चड्ढा साहब को एसीए में छानबीन का सामना है। ये भी मालूम हुआ है कि चड्ढा साहब साबिक जासूस भी रहे हैं किसी के, पाकिस्तान की एक अहम ओहदे पे तैनात शख्सियत के। उनके ताल्लुकात से आगाह एक जरिए ये भी बताता है कि 3 मौके पे चड्ढा साहब को जाती मामलात में सहूलत देने के लिए हिदायत जारी की थी और ब्यूरोक्रेसी में चड्ढा साहब के साथियों ने भी मुख्तलिफ वाकयात के हवाले से बयान दिया जब उन्हें रियायत दी गई। उस्मान बुज़दार के साथ उनकी कुर्बत बहुत वाज़ेह थी और ये चीज़ इस हकीकत से वाज़ेह है कि बुज़दार साहब ने चड्ढा साहब को डेरा गाजी खान डिवीजन का कमिश्नर लगाया था, जहां उन्होंने 2022 में उस वक्त तक की खदमात अंजाम दी थी। हाँ जी, चड्ढा साहब के ऊपर तो मेरे ख्याल से भारत से रवाबित भी मंजर आम पे आ जाएंगे, जिस तरीके से ये चीजें मंजर आम पे आ रही हैं। कहा जा रहा है 2022 में उस वक्त की खिदमात अंजाम दी जब तक पीटीआई की हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के जरिए निकाल नहीं दी गई। यही वो वक्त था जब उन्होंने लिया में अराजी की खरीदारी के लिए भी किसी की मदद की। इस हवाले से वज़ीर आला बुज़दार साहब के दफ्तर में एक इजलास भी हुआ था और खबर रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी ये बताते हैं कि एक अंदर के आदमी के मुताबिक उस वक्त के कमिश्नर डीजी खान जो चड्ढा साहब थे, उन्होंने इकट्ठी जमीन को कतात में सेटलमेंट करने की सिफारिश की जिसके बगैर उसका हुसूल मुमकिन नहीं था। और इस हवाले से डेरा गाजी खान की पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसमें इल्जाम यह लगाया गया था कि उन्होंने 5261 कनाल अराजी कम कीमत पे हासिल की है और ये जिसने दिलवाई है उसमें ये चड्ढा साहब थे। एफआईआर जो दर्ज है उसकी अराजी की मालियत 6 अरब रुपए है, जो कि मुबैना तौर पे 13 करोड़ रुपए में जालसाजी के जरिए खरीदी गई और उसकी इंक्वायरी में चड्ढा साहब का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भी उनके खिलाफ दीगर 10 इंक्वायरीज की बात हो रही है जिनमें उन्हें बहुत मरतबा नोटिस जारी किए गए, लेकिन वो एक मरतबा भी उनमें पेश नहीं हुए। उन्हें जिन इंक्वायरीज का सामना है उनमें बदउनवानी और गलत इकदाम के इल्जाम है जो उन्हें तरक्याती और डिजाइन कमेटी की मंजूरी के लिए लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के लिए अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल और निजी अराजी की गैर कानूनी मिल्कियत
और निजी लोगों को रकम की अदायगी ना करने के इल्जामात का सामना है। मैं ये पढ़ के सिर्फ हंस सकता हूं, कहकहा लगा सकता हूं। इसके ये अभी कम नहीं है, इसके अलावा भी बताया जाता है कि उनके खिलाफ गुजरात, सरगोदा, रावलपिंडी के जिमखाना क्लब की गैर मजाज तामीरात करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल के हवाले से इंक्वायरीज भी शामिल है। हो सकता है सी पैक को बंद करवाने का मुद्दा भी चट्टा साहब के ऊपर डल जाए। हो सकता है कि कराची को किसी को बेच देने का मुद्दा भी उनके ऊपर आ जाए। हो सकता है कि सारी बंदरबांड का मुद्दा भी उनके ऊपर आ जाए। हाँ जी, चट्टा साहब खामोश रह के अगर कमिश्नरशिप से इस्तीफा दे के चले जाते या अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर लेते हैं जो अगले महीने उनकी पूरी हो रही है, तो हो सकता है ये सारी चीजें ना होती। लेकिन क्या कहा जा सकता है कि अब तो खोला है तो अब उनके कलाबे में ला दिए जाएंगे उनकी। रावलपिंडी डिवीजन के आरओस ने लियाकत चट्टा के इल्जामात की भी तरदीद कर दी है। उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से हमने अंजाम दिया है, इंतखाबात शफाफ हुए हैं। लियाकत अली चट्टा के इंतखाबात के बारे में इंकशाफात के बाद रात गए डीआरओ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में रावलपिंडी डिवीजन के तमाम आरओज का इजलास हुआ और लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मुत्तफिका तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला किया गया कि इजलास के बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तरदीद की। कायम मकाम कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा जो हैं उन्होंने रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी, तलागंगा और अटक के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के माबैन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लियाकत अली चट्टा की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और उन्होंने ये कहा हमने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दी है। हम पर कोई दबाव नहीं था, इंतखाबात शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए हैं। इंतखाबी अमल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का कोऑर्डिनेशन के अलावा ऐसा किरदार नहीं था कि वो इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरओ रावलपिंडी हसन वकार चीमा, अटक के राव आतिफ साहब थे, चकवाल की कुरतुल ऐन साहिबा थी, मरी के आगाज जहीर अब्बास शराजी थे, तलागंग के डीआरओ खावर बशीर थे, उनके साथ सैफ अनवर जप्पा जो कायम मकाम कमिश्नर लगे हैं वो थे। उन्होंने इल्जामात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तहकीकात करके हकायक सामने लाने चाहिए। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियाकत अली चट्टा साहब के बारे में किसी इंक्वायरी की कोई खबर मंजर आम पे नहीं थी। लेकिन अब जाहिर बात है ताल्लुकात तो उनके निकाले जाएंगे, इस तरह की खबर के बाद तो बनते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये जाने क्यों किसी ना किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। जो उनकी ताल्लुकात बनाने की बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, तो राना सनाउल्लाह साहब तो अपने मुंह से ये बात कर चुके हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं। हमजा शहबाज साहब की वो कोर टीम का भी हिस्सा रहे। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमाओं के साथ उनके ताल्लुकात रहे। अभी उनके खानदानी जो लोग हैं वो भी नून लीग के अंदर शामिल हैं और उनकी तारीफें होती रहीं। अभी भी जो बात हो रही थी कि वो स्क्रीनशॉट गलत है जो मरियम नवाज साहिबा वाला है, तो बहुत सारे जरा ये बताते हैं कि वो ट्वीट डिलीट कर दी गई, वो स्क्रीनशॉट गलत नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है। हाँ, अगर गलत है तो जिसने फैलाया वो उसके ऊपर घेरा तंग करना चाहिए, उसका एहतसाब करना चाहिए। बसूरत दीगर ये जो लियाकत चट्टा साहब हैं, इनसे जावेद चौधरी साहब ने ये पूछा कि आप तो रिटायर होने वाले थे, तो इस तरीके से आपने क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तो उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो जाता, रिटायर होने के बाद बात करता तो शायद उसकी अहमियत ना रहती, तो इसलिए मैंने रिटायरमेंट से पहले ही उस चीज का इकरार किया जो मुझे गिल्ट फील हो रहा था। अब ये गिल्ट किसका है, किसके सर पड़ेगा? ये तो अभी इब्तदाई तौर पे जो खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं जी, उन पे ये इल्जामात हैं, उन पे FIRs हैं, ये सारा कुछ है। हो सकता है अगर वो ना बोलते, चुपचाप चले जाते, तो ये भी हो सकता था कि उन्हें अवार्ड से नवाज दिया जाता कि बेहतरीन कमिश्नर रहे तारीख के। देखिए आसमां रंग कितने बदलता है और आखिरी रंग कौन सा देखने को मिलता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।